Everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर और पिछले क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, उसमें हम रजिस्टर तक अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये रहा कुछ एग्ज़ाम की लिस्ट। आप सभी को इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही है। अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर साल इस पोर्शन से 15 to 20 मार्क्स हर साल हर एक एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आपको तो ये पोर्शन जरूरी करना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे फिजिकम एकेडमी की तरफ से हमारा शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर महीना मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है और हमारा मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है, एंड शेड्यूल के मुताबिक अब अगस्त महीने में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड EMT स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर के एंड तक आपके पास हो जाएगा पूरा IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक सिलेबस। इसमें हमने स्टार्ट कर दिए थे बेसिक ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर, जिसमें हमने ओहम्स लॉ, पावर कंजर्वेशन का एप्लीकेशन एंड रजिस्टर तक हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वोल्टेज डिवीजन रूल एंड कैपेसिटर आज हम कर लेंगे और कार्सव लॉ तक भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। आज का टॉपिक भी रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट और वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम की रिगार्डिंग तो ग्रुप पे पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर वर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक नया टॉपिक पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किस बारे में, तो हमने पिछले क्लास में क्या सीख चुके थे, हमने रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिए थे कि कैसे उसका सर्किट बनता है। ठीक है, रजिस्टर हमने कर लिए थे। फिर KVL एंड सर्किट का बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट कर ही चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड RAG। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IIT जैम में आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्यूब शेप का सर्किट दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक क्यूब सर्किट दिया गया है और इसमें हर एक जो साइड है, हर एक साइड में R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ऑल रेजिस्टेंस R ओहम। ठीक है, तो आपको बताया गया है क्या कि हर साइड में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और हर एक रेजिस्टेंस है आपका R ओहम का। ठीक है, और इसके साथ एक V वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड करना होगा RAG मतलब ये रहा आपका A साइड एंड ये रहा आपका G साइड, ये वाला G एंड ये A, इन दोनों में रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें तो कितने सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप सीरीज पैरेलल करने जाए तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 रेजिस्टेंस है, फिर ये अगर आप एक साइड से स्टार्ट करें तो फिर वो जाकर और 2 से
डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप सीरीज या फिर पैरेलल सर्किट बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सर क्या करें हम, तो इसमें आपको करना होगा यूजिंग KVL। ठीक है, स्टेप 1 आपको KVL यूज करना होगा। ठीक है, तो सर KVL यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले हम डायरेक्शन चूज करते थे कि क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन ये तो क्यूब है, किस में हम क्लॉकवाइज देखें, किस में एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो इसमें आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना पड़ेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा, देखना नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मालूम कीजिए ये जो बैटरी है इसका ये साइड पॉजिटिव है एंड ये साइड आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा। अब मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि आई करंट हमारा बैटरी से फ्लो कर रहा है। अब एक चीज़ देखिए, आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें पाथ चूज करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमारा करंट किस में डिवाइड होगा, तीनों पाथ में डिवाइड हो सकता है। एक ए से ए तक जा सकता है, एक ए बी तक जा सकता है और एक ए डी तक जा सकता है। अब आपको ये ए बी ए ई एंड ए डी में कोई एक पाथ चूज करना होगा, मतलब आपको ए से जी तक जाने के लिए एक रास्ता चूज करना होगा। तो चलिए हम रास्ता चूज कर लेते हैं। पहले हम ए से बी जाएंगे, ठीक है, फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से जी तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम ए से जी तक जा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो पाथ हमने चूज किए हैं, अब देखिए उसमें जाने के लिए यहाँ ए पे कितना करंट आया, आई करंट आया। ठीक है, अब ए से ये कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, देखिए एक भाग जा रहा है ई पे, एक भाग जा रहा है डी पे और एक भाग जा रहा है बी पे, मतलब ये तीनों भागों में डिवाइड हो रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका करंट जा रहा है I/3, यहाँ पर जा रहा है I/3 एंड इस तरफ जा रहा है I/3। ठीक है, अब हमें तो चाहिए A to B, तो हमें मिल गया, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I/3। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए आप B पे आ गया, A से आप B पे आ चुके हैं। अब B से देखिए कितने जाने का रास्ता है, B से आप C तक जा सकते हैं, B से H तक जा सकते हैं और B पे कितना करंट है I/3। अब देखिए I/3 दोनों पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना जा रहा है I/6 और C पे कितना करंट जा रहा है I/6। ठीक है, ऐसे ही ये I/3 भी दोनों भाग में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है I/6 एंड यहाँ पर भी I/6 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आप C पे आ चुके हैं। ठीक है, B से C तक आ गए, B से C तक कितना करंट फ्लो हो रहा है I/6। अब देखिए B से C I/6 और D से C I/6, तो C में कितना करंट हो गया, C में करंट आपका हो गया I/6 प्लस I/6, तो I/3 हो गया करंट। अब C से डायरेक्ट करंट कहाँ पर जाएगा, G पर जाएगा, तो यहाँ पर आपका करंट क्या आया I/3 करंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी I/3 करंट आएगा, यहाँ पर भी I/3 करंट आएगा और यहाँ से भी I/3 करंट आ रहा है, तो टोटल I/3 करके हमारा एंड I करंट फ्लो होकर फिर से वो बैटरी पे चला जा रहा है। ठीक है, तो पूरा सर्किट के लिए हमारा कौन से पाथ में कैसा करंट फ्लो हो रहा है वो तो हमें मिल गया। ठीक है, हम उसको चूज करें, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें A से B, B से C एंड C से G तक जाना था। तो इसके लिए हम करंट चूज कर लेंगे। पहले था हमारा I, फिर हो गया I/3, फिर हो गया I/6 एंड फिर हो गया I/3। ठीक है, तो ये पाथ हमने चूज किया था, तो इसका ही हम करंट चूज करेंगे। तो देखिए आपको चारों पाथ में आपका करंट फ्लो मिल गया। अब चलिए इसका KVL कर लेते हैं। तो KVL कैसे करेंगे, पहले हमारा V वोल्ट का बैटरी था, तो इस साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला कौन सा साइड आ रहा है माइनस, तो हम लिख लेंगे -V। ठीक है, फिर ये R रेजिस्टेंस है, हर साइड क्या है R ओम का है, तो प्लस अब V मतलब I इंटू R करना होगा। I आपका क्या है I/3 करंट फ्लो हो रहा है, तो I/3 इंटू R। ठीक है, प्लस अब इस साइड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है I/6, तो I/6 इंटू R। फिर ये C टू G तक
पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख ले तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम पहले पाथ लिख लेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उससे आपको समझने भी आसानी हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा बैटरी -V, फिर प्लस किसके लिए वोल्टेज चाहिए, V ऑफ AB पाथ के लिए, वोल्टेज ऑफ AB, प्लस की कौन पाथ के लिए, V ऑफ BC प्लस V ऑफ CG इक्वल टू हमें 0 देगा, क्योंकि ये पूरा एक सर्किट बना रहा है। तो इन तीनों वैल्यू हमें निकालना होगा। तो क्या आएगा, पहले -V तो बैटरी का वोल्टेज है। अब AB पाथ के लिए वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर करना होगा। I आपका क्या है, I/3 इंटू रेजिस्टेंस तो R है। BC पाथ के लिए I/6 इंटू आर, रेजिस्टेंस हर जगह R है, प्लस I/3 इंटू आर इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका KVL। अब अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वेट अ सेकेंड, I एंड R अगर हम कॉमन ले ले तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अगर हम इसका और अच्छे से कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, -V प्लस IR, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/6 इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपका क्या आ रहा है, I इंटू आर इंटू 5/6 इक्वल टू V। अब R क्या आ रहा है, R आपका आ रहा है V इंटू 6/5 डिवाइडेड बाई I, ठीक है। ये आपका आ गया। अब ये R क्या है, ये R है आपका टोटल A एंड G। वेट अ सेकेंड, R है जो R निकल के आया है वो क्या है, वो है आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है R ऑफ A एंड G पॉइंट। तो R ऑफ A G पॉइंट क्या आया आपका 6V डिवाइड बाई I/5, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कैसे आप एक क्यूबिकल शेप में जिसका हर एक साइड में 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, उसका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकाल पा रहे हैं वो आपसे हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6V डिवाइड बाई I/5, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक होमवर्क दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, हमने निकाल लिया था कि A एंड G के अंदर हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अब आपको निकालना होगा E एंड B पॉइंट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो फाइंड R, वेट अ सेकेंड, REB, हाँ, तो REB पॉइंट के लिए फाइंड REB, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमको करके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देना, हम आपको चेक कर देंगे कि आपका प्रोसेस सही है या नहीं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट रिडक्शन, ठीक है। सर्किट रिडक्शन, तो सर्किट रिडक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर्किट रिडक्शन हम उसको कहते हैं जब हमें एक बड़ा सा सर्किट दिया गया है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है या फिर बहुत सारे बैटरी है, तो उसको हम एक इजी वे में एक बैटरी एंड एक रेजिस्टेंस से अगर उसको हम डिस्क्राइब कर पाए तो तब हम उसको कहते हैं सर्किट रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें ये हो गया आपका A पॉइंट एंड ये हो गया आपका B पॉइंट। यहाँ पर आपको एक वायर दिया गया है जिसमें पहले एक 6 ओम का रेजिस्टर है, फिर एक 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, फिर 5 ओम का एक फिर से रेजिस्टेंस दिया गया है, फिर आपको एक 4 वोल्ट का बैटरी दिया गया है और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और एंड में एक 3 वोल्ट का बैटरी है, 3 वोल्ट का बैटरी है।
अब देखिए इसमें कितना सारा रेजिस्टेंस एंड कितना सारा बैटरी है, मतलब 3 बैटरी और 3-4 रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इजी वे में इसका सर्किट रिडक्शन करेंगे। तो सर्किट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम सारे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस एंड सारे बैटरी को एक बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब एक चीज देखिए, ये तो था हमारा ए पॉइंट एंड ये था हमारा बी पॉइंट जो वायर था। अब देखिए इसमें हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, एक तो 6 ओम वाला, एक 5 ओम, एक 4 ओम। अब ये तीनों किस में है, ये सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन होने के मतलब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4, तो हमें टोटल 15 ओम मिल जाएगा। तो देखिए हम सारे रेजिस्टेंस को एक साथ लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस आ गया जो है आपका 15 ओम का। तो देखिए तीनों रेजिस्टेंस आपको अलग अलग से नहीं लिखना पड़ रहा है, आप सिर्फ एक रेजिस्टेंस से इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब देखिए बैटरी का बारी। अब देखिए इस जो सर्किट है इसमें ये बैटरी का पॉजिटिव साइड यहाँ पर, ये रहा नेगेटिव साइड, फिर से ये पॉजिटिव साइड एंड ये नेगेटिव साइड, लेकिन नीचे देखिए ये नेगेटिव साइड एंड ये पॉजिटिव साइड। तो देखिए एंड में जो बैटरी लगाया गया है वो उल्टा है एंड बाकी सारे मतलब बाकी दो एक ही डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो 2 वोल्ट का बैटरी था, तो अगर हम KVL कर दें, ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे आए तो पहले 2 वोल्ट के बैटरी के लिए प्लस साइन मिल रहा है तो +2, फिर 4 वोल्ट बैटरी के लिए +4 और 3 वोल्ट बैटरी के लिए हमें पहला कौन सा साइन मिल रहा है, माइनस साइन। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए -3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी +2 +4 -3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 3। तो आप देखिए ये +3 है, तो प्लस मतलब ऊपर से नीचे आने से पहले आपको पहले प्लस मिलेगा। तो देखिए ये हो गया आपका बैटरी। तो देखिए ये जो पोर्शन था, ये जो आपका पहला सर्किट था, ये फर्स्ट सर्किट एंड ये सेकंड सर्किट। देखिए दोनों सर्किट ही सेम है, लेकिन फर्स्ट सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग, बैटरी अलग अलग लिखा गया है, लेकिन हमने सेकंड सर्किट में बैटरी एक में कन्वर्ट कर दिया और रेजिस्टेंस को भी एक में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्किट रिडक्शन। तो बाद में जब आप सर्किट के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही बार इस्तेमाल करना होगा सर्किट को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे सर्किट रिडक्शन बनाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो हेडलाइन पहले लिख लेते हैं, क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि अगर आप सर्किट का क्वेश्चन फॉलो या फिर करना चाहे तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल आपको जानना ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है, वेट अ सेकेंड, पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो आपको सर्किट ऐसा दिया गया है कि ये रहा आपका ए पॉइंट, ठीक है, एंड ये है आपका बी वायर, ठीक है। तो ए एंड बी पॉइंट है और इसके अंदर यहाँ पर एक R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका एक सेटअप हो गया जिसमें ए एंड बी पॉइंट में बी सोर्स एक वोल्टेज दिया गया है और R1, R2 एंड R3 सीरीज में दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए कई बार हमारा क्वेश्चन में आता है कि किसी एक एलिमेंट के अंदर उसका सराउंडिंग वोल्टेज आपको निकालना होता है, ठीक है। तो जैसा मान लीजिए इसमें 3 रेजिस्टेंस है और आपको कहा गया है कि वोल्टेज ऑफ R3 रेजिस्टेंस निकाले। तो आप वोल्टेज कैसे निकाल पाएंगे, आपका जो मीटर आता है बाजार में, तो अगर आपको R3 के रिस्पेक्ट में वोल्टेज निकालना होगा तो आप R3 के एक साइड पे एक रेड वायर लगाएंगे, एक साइड ब्लैक वायर लगाएंगे, उससे आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट में वोल्टेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, उससे ही आपका किसी एक एलिमेंट का वोल्टेज मिल जा रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं ये जो हमें देगा ये V3 देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया, और बैटरी का ये भी पॉजिटिव साइड एंड ये भी नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है।
तो ये कॉमन सर्किट आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखिए ये जो V3 हमने लिखे हैं इसका वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो V3 तो हम जान ले कि कोई भी वैल्यू V3 हो सकता है, लेकिन V3 का एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकालें। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, पहले हमें करंट निकालना होगा। तो करंट निकालने के लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ तो आपको पता ही है। इसमें क्या था, V इक्वल टू आई आर, और I क्या था, V डिवाइडेड बाई R। ये ओहम्स लॉ का फॉर्म था। लेकिन फॉर द सर्किट अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा करंट क्या होगा, वोल्टेज तो है हमारा ये Vs वाला जो वोल्टेज ऑफ सोर्स है, डिवाइड बाई अब रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस नहीं, इसमें हम यूज करेंगे R इक्विवेलेंट, मतलब हर एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमारा कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो चलिए इसमें R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगा, इस तरफ भी I करंट फ्लो होगा, और इस तरफ भी I करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट तो मिल गया, लेकिन सर हमें तो पूछा गया है कि ये R3 रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज क्या है, तो वो कैसे हम निकालें। तो देखिए हमें वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब V3 अब निकाल पाएंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको R3 के रेस्पेक्ट में वोल्टेज निकालना है तो आप करेंगे करंट इंटू R3, अगर R2 के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो करंट इंटू R2, ठीक है। तो चलिए R3 के लिए निकाल लेते हैं। तो I आपका क्या था, Vs डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। तो आपका एक्चुअल में जो V3 जो वोल्टेज डिफरेंस एमोंग द R3 रेजिस्टेंस वो हो गया आपका Vs इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। इस फॉर्मूला को आप एक बॉक्स में लिख लेंगे या फिर अलग कलर से नोटबुक में लिख लेंगे, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे आप एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसका जो बेसिक फॉर्म है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं व्हेन इन सीरीज कनेक्शन द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ एक्स एलिमेंट या फिर रेजिस्टेंस इच क्या होगा हमारा बेसिक फॉर्म, V ऑफ एक्स एलिमेंट के लिए V ऑफ सोर्स इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है इसके बारे में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है एक सर्किट में, अब सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये रहा हमारा सर्किट। अब इसमें कहा क्या गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताया गया है कि ये ए बी पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगाया गया है जो है आपका 14 वोल्ट का, ठीक है। अब इसमें पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओहम का, फिर दूसरा जो ओहम है दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओहम का, यहाँ पर तीसरा 3 ओहम, एंड ये आपका चौथा रेजिस्टेंस जो है आपका 4 ओहम का, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वोल्टेज फाइंड वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टर, ठीक है।
तो आपको हर एक रेजिस्टर के लिए आपको वोल्टेज निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए ये कैसे होगा, ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल से हो जाएगा। तो अब देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए क्या फॉर्मूला था, वी एक्स इक्वल टू वी ऑफ सोर्स इंटू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, ये देखिए सीरीज में है तो सारे प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो क्या है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 10 3 3 6 हाँ 10 ओम। ठीक है, तो टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 10 ओम। अब किसके लिए निकाले, पहले 1 ओम के लिए निकाले। तो V ऑफ 1 आपको क्या देगा, V ऑफ सोर्स तो आपका 40 वोल्ट है, तो 40 रेजिस्टेंस क्या है 1 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट V ऑफ 2 क्या देगा आपको 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 8 वोल्ट। नेक्स्ट वोल्टेज ऑफ 3, तो 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12। नेक्स्ट V4 ये क्या देगा आपको 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ये देगा आपको 16 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या क्या है, 4 वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट आ गया एंड 16 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हर एक रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप उसका वोल्टेज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा जो सर्किट था उसमें आई कितना आएगा, आई तो आएगा V डिवाइडेड बाई R, मतलब V क्या है 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपका है 10 ओम। तो यहाँ से आपको क्या मिलता 4 एम्पियर। तो देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन में हर एक जो साइड है इसमें हर एक साइड में करंट सेम ही है। ठीक है, इसमें भी 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर एंड इसमें भी 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन देखिए रेस्पेक्ट में अगर आप इस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो आपको 4 वोल्टेज मिल रहा था, अगर इसके रेस्पेक्ट में तो आपको 8 वोल्ट मिल रहा था, इसके रेस्पेक्ट में आपको कितना 12 वोल्ट और इसके रेस्पेक्ट में आपको मिल रहा था 16 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मालूम चल रहा है कि इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है, करंट क्या हो रहा है कांस्टेंट या फिर नॉट वेरी, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो ये चीज़ आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हमारा अगर रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में रखा गया है तो तब क्या होगा, तब हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। अगर हम वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज वहाँ पर वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपसे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में जो हमारा बेसिक चीज़ से था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं ये सर्किट से। अब हम आगे बढ़ेंगे कैपेसिटर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब देखिए ये जो कैपेसिटर का फॉर्म है, हमारा टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक लिख लेते हैं जो है आपका कैपेसिटर। ओके, तो ये नाम से आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी को ये नाम पहले आप सुने हैं। और ये जो आप इस साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये सभी आपको पता है कि इस टाइप का कैपेसिटर होता है। ठीक है, फैन में या फिर मोटर में या फिर आप जब बचपन में एक टॉय लाते थे उसके अंदर आप ये सब निकाल देते थे एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसमें जो ये सिलिंड्रिकल शेप में था या फिर ऐसे सर्कल शेप में, तो इसको कहा जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो अब कैपेसिटर क्या है, वेट अ सेकेंड, लिख लेते हैं हम इसका कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ a capacitor which
opposes the rate of change of voltage। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ? कैपेसिटेंस हुआ कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी जो किसमें ऑपोज करता है, किसमें बाधा डालता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के चेंज में वोल्टेज का चेंज वो नहीं होने देता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का डेफिनेशन। लेकिन हमें इसको और डिस्क्राइब में जानना होगा और अच्छे से जानना होगा। तो देखिए बेसिकली ये कैपेसिटर होता कैसा है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये तो हर किसी में होता है, एक रजिस्टर में भी होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें आप दो पाथ लेते हैं। ठीक है, एक दो पाथ ले लेते हैं किसी भी मेटल का। ठीक है, अब उस पाथ के एक साइड में ए कनेक्ट रहता है एंड दूसरे साइड में बी कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, अब इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दिया जो है आपका पॉजिटिव साइड एंड ये रहा आपका नेगेटिव साइड। अब ये नेगेटिव साइड बी से कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये तो इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव बना देगा और इसके साथ ये जो पाथ है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये साइड क्या होगा? ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये आपस में ये जो स्ट्रक्चर है कैपेसिटर का, तो बैटरी में क्या होता था? एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। तो ये भी क्या हो रहा है? एक साइड पॉजिटिव है एंड एक साइड नेगेटिव है, तो इसमें भी कुछ चार्ज स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए कैपेसिटर भी एक बैटरी के तरह ही काम करता है, क्योंकि वो भी जो हमारा करंट है वो या फिर चार्ज मान लीजिए वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो सर हमने यहाँ पर कहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अपोज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम आपको एक बेसिक जो हमारा घर में यूज होता है उससे समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर आपके पास एक पानी का टैंक हो। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक पानी का टैंक है। ठीक है, उसमें एक पाइप आ रहा है। आपका जब बचपन में मैथ करते थे, एक टैंक में एक छेद है, उससे पानी निकल रहा है और एक छेद से पानी अंदर आ रहा है। तो उस क्वेश्चन की तरह ही ये आप समझ लें कि एक साइड से वाटर इन कर रहा है, एक साइड से वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, और एक ये हो गया हमारा पहला सिस्टम। और एक सिस्टम हम मान लेते हैं ये जो पाइप है इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सिस्टम, इसमें भी वाटर आ रहा है। अब देखिए ये जो पानी आ रहा है ये कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं कर रहा है, कभी आ रहा है बहुत तेज से, कभी बहुत स्लो से, कभी बंद हो जा रहा है। तो इसमें जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है, कभी बहुत स्पीड हो गया, मतलब मान लीजिए बहुत ही स्पीड मान लीजिए। ठीक है, तो ये पहला बहुत स्पीड आ गया, फिर से अचानक बंद हो गया, फिर थोड़ा सा स्पीड और दे दिया, फिर से बंद हो गया, अब अचानक से बढ़ गया। तो देखिए अगर हमारा पहला जो ये जो सिस्टम है इसमें हमने डायरेक्ट पाइप ले लिया, इसमें अगर अचानक ज़्यादा स्पीड आ जाए तो हमें ज़्यादा ही पानी मिलेगा, अगर टोटली बंद हो जाए तो हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर मीडियम सा आए पानी तो हमें मीडियम सा पानी मिलेगा। मतलब पाइप से जितना पानी आ रहा है जिस कंडीशन में हमें वही मिल रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंड कंडीशन में इसमें थोड़ा सा पानी रख दें, इसमें थोड़ा सा पानी रख दें, ठीक है, और इसमें ये पाइप का पानी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें बहुत तेज से पानी आ जाए तो ये लेवल अप हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो कंटिन्यूस फ्लो होगा। अब अगर हमारा पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा? लेवल डाउन हो जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन तब भी हमारा यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। अगर मीडियम से आ जाए तब ये लेवल मीडियम में रहेगा, तब भी हमारा वाटर फ्लो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पर वेरी कर रहा है, वाटर का फ्लो वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बंद भी हो जाए फिर भी हमें इस
साइड से आपको पानी मिलता जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है, जो हमारा सेकंड सिस्टम है, अगर आए तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ होता है कैपेसिटर में। अगर आपका वोल्टेज बहुत हाई हो जाए तो ये अपने आप में स्टोर कर लेगा वो, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज फ्लो होगा। अगर वो बंद हो जाए तो ये क्या करेगा, ये अपना जो चार्ज है वो सर्किट में दे देगा। अगर मीडियम सा करंट फ्लो कर रहा है तो ये मीडियम करंट वोल्टेज ही फ्लो करेगा। तो यही रहा हमारा कैपेसिटर का काम, या यही है हमारा कैपेसिटर का इस्तेमाल डेली बेसिस में। ठीक है, तो शायद आपको कुछ हद तक इससे समझ में आ गया कि एक कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। तो आप बहुत ही बात देखे हमने, जब बचपन का खिलौना को तोड़ देते थे उसमें कुछ मोटर होता था। ठीक है, ऐसा कुछ मोटर होता था और उसमें जो पॉजिटिव साइड होता था और एक नेगेटिव साइड होता था। तो इन दोनों के बीच में एक राउंड शेप का कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता। तो हमें पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, वो असल में एक कैपेसिटर होता था। ठीक है, अब एक चीज़ मालूम कर लें कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर काम नहीं करता। ठीक है, क्या होता है, वेट अ सेकेंड, इन डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी सर्किट में आफ्टर फुल चार्ज का मतलब ये जो कैपेसिटर का एक साइड पॉजिटिव एंड एक साइड अगर नेगेटिव चार्ज से फुल चार्ज हो जाए तब क्या होगा, कैपेसिटर वर्क्स एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, डीसी सर्किट में क्या होता है, अगर हमारा कैपेसिटर एक बार फुल चार्ज हो जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, वो एक ओपन सर्किट के तरह ही काम करेगा। अब ये जो हमारा बचपन का मोटर था, इसमें हम कैपेसिटर क्यों लगा हुआ होता था, क्योंकि अगर आप बैटरी कनेक्ट कर दे और बैटरी से पहले बार में एक बैटरी आप कनेक्ट करते थे एक वायर से, ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड कनेक्ट हो जाता था। तो अगर आप बैटरी को कनेक्ट कर दे और पहली बार जो करंट आ रहा है वो अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो तब मोटर नष्ट हो सकता है, वो अंदर में जो वायर होता है वो नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता था कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो कुछ मोटर में चला जाएगा और कुछ कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता था। तो ये था हमारा बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक था। 11-12 में हमने कुछ हद तक जिसको पढ़े थे और आपको अभी मैं डिटेल्स में बता दिया कि कैपेसिटर है क्या। तो ये चीज़ तो जैम में नहीं पूछा जाता, जैम में बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है क्योंकि आप IIT जाने वाले हो। तो चलिए अब जैम के सिलेबस में क्या आता है वो देख लेते हैं। तो जैम के सिलेबस में आता है बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन, और कैपेसिटर में क्या बेसिक फार्मूला है, इसमें बेसिक जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो है Q प्रोपोर्शनल टू V। और Q क्या है, Q है आपका चार्ज और V तो आपको पता ही है वोल्टेज। अब प्रोपोर्शनल साइन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट टर्म लाएंगे जो है आपका C। तो Q इक्वल टू CV और C है आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आपको जो बेसिक फार्मूला कैपेसिटर के लिए मिल रहा है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, यूनिट आपको पता ही है, फैराड होता है, फैराड, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का बेसिक फार्मूला और हमारा बेसिक यूनिट। ठीक है, अब इसका कुछ हम और मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमें वेट से इसको दूसरा कलर में लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिला, Q इक्वल टू CV, जहाँ पर Q है हमारा चार्ज, C है आपका कैपेसिटेंस, V है आपका वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा dQ बाई dt इक्वल टू C, तो हमारा कांस्टेंट टर्म है तो इसीलिए C का डेरिवेटिव नहीं होगा, C इंटू V का हो जाएगा dV
बाई डी टी, ये आपको मिल गया। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि करंट होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टाइम होता है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है वही है हमारा करंट। तो डी क्यू बाई डी टी को आप लिख सकते हैं करंट जो है आपका आई। ये करंट किसका है, ये करंट है कैपेसिटर को, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे आई सी और विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैपेसिटेंस क्या मिला, सी इक्वल टू आई ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाई डी वी सी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो एक्ट एज वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो कैपेसिटेंस है ये करंट के फॉर्म से भी लिख सकते हैं हम, और वोल्टेज के फॉर्म में आपका आ रहा है C इक्वल टू आई सी बाई डी वी सी बाई डी टी। मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है कैपेसिटेंस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वोल्टेज सप्लाई भी कर रहा है, मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम कर रहा है, जो हमने पिछले पेज में आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या करता है, वो उसका देखिए ये रहा हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका और कुछ डेरिवेशन कर लें। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल गया आई सी टी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, तो हमें ओहम्स लॉ पता था जो था आपका V इक्वल टू आई आर। अब हम निकालने वाले हैं ओहम्स लॉ फॉर कैपेसिटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ओहम्स लॉ फॉर कैपेसिटेंस। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या होगा। वेट अ सेकेंड, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, सॉरी, आ गया, छोड़ने के बाद जब कहा तो आ गया। तो अब देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्म था वो यहीं तक था, तो इसको और एक बार लिख लेते हैं, आई सी ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। अब हम नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डी वी सी को एक साइड ले आएंगे और डी टी के टर्म हम अलग साइड ले जाएंगे, मतलब डी वी सी इक्वल टू आई सी ऑफ टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी इंटू डी टी। ठीक है, इससे आपका क्या हुआ, देखिए टी का टर्म एक साइड और डी वी सी टी का टर्म एक साइड। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, हम बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी वी सी इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपेसिटर का करंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म इनटू डी टी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी वी सी तो आपको वी सी देगा, मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू 1/c, तो आपका कांस्टेंट है। अब आई सी टी डी टी, ठीक है, तो आई सी टी डी टी ये मिल रहा है आपको। तो देखिए ये जो फॉर्म है, ये जो वी सी टी इक्वल टू 1/c आई सी टी डी टी, ये फॉर्म है आपका ओहम्स लॉ ऑफ कैपेसिटर। ओके, ओहम्स लॉ ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये फॉर्म को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो ये ओहम्स लॉ ऑफ कैपेसिटेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कुछ इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो पहले हम जान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। ठीक है, हम इसमें आपको डिटेल्स में नहीं करवाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल का पार्ट है, हम जितना इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उतना ही हम कर लेंगे। तो हेडलाइन लिख लेते हैं, बेसिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है,
तो बेसिकली हम ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक डोमेन से दूसरा डोमेन में या फिर एक दूसरे फंक्शन में इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो किसके लिए हम यूज करेंगे, वी चेंज डोमेन ऑफ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, वी चेंज डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, कैसा फंक्शन, मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो एक्स का फंक्शन है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे फंक्शन ऑफ वाई में। ठीक है, या फिर आपको एक टाइम का फंक्शन दिया गया है जिसको आप चेंज करेंगे एस डोमेन में। ठीक है, तो ये जो एस फंक्शन ऑफ एस है, ये एस है हमारा डोमेन। ओके, तो बेसिकली ये एस डोमेन में ही हमें चेंज करना होगा और यही चीज़ हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम डोमेन को एज डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये क्या इस्तेमाल होगा वही हम देख लेते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वी यूज फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन को यूज करेंगे, कैसे, जहां पर हमारा एस डोमेन हो जाएगा इक्वल टू जे ओमेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा मार्क करके लिख लीजिए कि एस इक्वल टू जे ओमेगा हमारा होता है। ठीक है, इसमें जे क्या है, जे एक्चुअली आपका होता है आयोटा। ठीक है, लेकिन सर हम तो आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन हम यहाँ पर जे क्यों यूज करें, बिकॉज आई हम यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, आई करंट ले रहे थे, तो इसीलिए अगर हम दोनों में ही आई लिख दे तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस डोमेन में आयोटा को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा लाप्लास का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो हेडलाइन कर लेते हैं फॉर्मूला, आप भी हमारे साथ नोट बनाते जाइए, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे अगर आप इसका बाद में नोट बनाते जाए तो वो भी आपका टाइम टेकन होगा और अभी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तो जितना टाइम मिले उतना आप सेव कर लो। तो इसमें पहला रूल क्या है, पहला रूल है आपका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ टी डी टी आपको देगा फंक्शन ऑफ एस डोमेन डिवाइड बाई एस। ठीक है, ये है आपका पहला फॉर्मूला। ये क्या हो रहा है, ये टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला, तो इसमें है डी ऑफ डी टी ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू आपको देगा एस डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एस डोमेन। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली हमारा जो होता है फंक्शन ऑफ एस डोमेन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट फंक्शन ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, एच डोमेन तो हमने यहाँ पर लिखा है ये जे ओमेगा है, तो फंक्शन ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू आपको देगा इन्फानाइट 0 टू इन्फानाइट फंक्शन ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म एंड ये दोनों हो गया हमारा बेसिक फार्मूला। ठीक, अब देखिए हमारा जो जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो तो है ये एस इक्वल टू जे ओमेगा, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर ले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो इसीलिए हम आपको ये दोनों फार्मूला और ये मैथमेटिकली फॉर्म आपको सिखा दिए। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इसको हम क्यों पढ़ें, तो चलिए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल क्या है। तो फॉर कैपेसिटर, ठीक है, हम अब क्या पढ़ रहे थे, हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे कि कैपेसिटर चीज़ क्या है, उसका कुछ ओहम्स लॉ में उसका फॉर्म क्या है वो हम सीख रहे थे। तो ओहम लॉ में कैपेसिटर के लिए ओहम लॉ क्या था, आई सी फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी सी फंक्शन ऑफ टी बाई डी टी।
ठीक है, ये था हमारा क्या, ये हमारा ओहम्स लॉ फॉर कैपेसिटर था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको एच डोमेन में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो आई इन एच डोमेन इक्वल टू सी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस या वोल्टेज इन एच डोमेन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन सर यहाँ पर ये एस वी एस कहाँ से आया, ये क्या नया चीज़ है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो लिखे थे हम डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू हमें एस फंक्शन ऑफ एच डोमेन मिला था। तो इसीलिए अगर आप इसको कंपेयर करें तो क्या था, ये डी ऑफ डी टी वोल्टेज का फंक्शन एट टी डोमेन, तो हमें क्या देगा, हमें एच डोमेन देगा एंड फंक्शन ऑफ एट एच डोमेन में देगा। तो देखिए यही हम इस चीज़ को ही लिखे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला से ही हमारा ये फॉर्म आया है। तो देखिए डोमेन के फॉर्म में एच डोमेन या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में हमें मिल गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं कि वोल्टेज इन एच डोमेन इक्वल टू 1 बाई सी एस इंटू आई इंटू इन एच डोमेन। ठीक है, तो इस फॉर्म से आप क्या कह सकते हैं, इस फॉर्म से आप कह सकते हैं कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, जहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है एक सी जो है 1 बाई सी एस। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका कुछ जाना पहचाना है ओहम्स लॉ का, जो हमारा बेसिक फॉर्म था कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वही फॉर्म देखिए आपको मिल जा रहा है, जहाँ पर कांस्टेंट है हमारा एक सी जो है 1 बाई सी एस। ठीक है, अब सर ये एक सी जो कांस्टेंट का टर्म है ये क्या है, हमने जब ओहम्स लॉ किए थे उसमें क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I, और इसका जो फॉर्म था V इक्वल टू आई आर, और R क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस को हम और एक लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो एक C है वो है हमारा इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओहम्स लॉ का ही एक दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो अब आ गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये 1 ओहम, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। तो 1 सी हमारा इक्वल टू 1 ओहम। ठीक है, अब देखिए 1 सी को थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। अब 1 सी हमें क्या मिला, 1 बाई सी एस, और एस आपका क्या होता है 1 बाई सी जे ओमेगा लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जे को अगर ऊपर ले जाए तो क्या होगा, माइनस जे ओमेगा सी, क्योंकि हमें पता है 1 बाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। तो इसी फॉर्म से हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा सी। अब अगर हम 1 सी का मॉड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस का फॉर्म। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बॉक्स के अंदर लिख लीजिए कि मॉड ऑफ 1 सी हमारा होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और ये इसी के लिए हमारा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर लैग्स बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो इस इम्पीडेंस के कारण ही हमारा जो कैपेसिटर है वो लैग करता है, कितना 90 डिग्री वो लैग करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हमने तो यहाँ पर लिखे हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। ठीक है, अब इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका वेट ए सेकेंड, उससे पहले अब मान लीजिए आपका एक सर्किट है। ठीक है, एक बेसिक सर्किट ले लीजिए, वेट ए सेकेंड, एक बेसिक सा सर्किट ले लीजिए। उसके अंदर क्या क्या है आपका, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो है R ओहम का, एक कैपेसिटर है और C है, एंड एक बैटरी है जो हमारा V वोल्टेज का है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बेसिक RC सर्किट। अब इस जो सर्किट है R तो हमारा इम्पीडेंस है, ये तो हमें पता है। अब हमें पता क्या चला कि कैपेसिटर के लिए भी हमारा एक इम्पीडेंस लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है।
तो हम टोटल इस सर्किट में कितना इम्पीडेंस है वो अब निकाल लेंगे। तो इसमें इम्पीडेंस क्या है, रेजिस्टर के लिए तो हमारा इम्पीडेंस है R, और ये जो कैपेसिटर है इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इसके साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में है, तो बेसिकली वो प्लस हो जाएगा। तो 1 R प्लस XC क्या होता है, हमारा कैपेसिटर का इम्पीडेंस। तो चलिए अब XC का वैल्यू पुट कर देते हैं। XC क्या होता है हमारा 1/CS, ठीक है। अब अगर हम जेट को एस डोमेन में लिखें तो जेट एट जेड ओमेगा मतलब एस डोमेन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा R प्लस ओमेगा बाई C, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं जेट एट जे ओमेगा इक्वल टू R प्लस 1/ओमेगा C, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टोटल सर्किट के लिए इम्पीडेंस, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस के लिए हम इम्पीडेंस निकाल रहे थे। अगर वो सीरीज में हो तो बेसिकली हम उसको प्लस कर देते, और अगर हमारा वो पैरेलल में हो तो हम उसको 1 करके उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा बेसिक से एडवांस तक आ गए, अब हम रजिस्टर एंड कैपेसिटर को एक साथ रख दे और हम उसका टोटल इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ फॉर्म ऐसा निकला। अब अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो आपको कैसा फॉर्म मिलेगा, वेट अ सेकेंड, अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर दें तो वेट, तो ये हो गया आपका x, ये y एंड ये है x। इसमें क्या है, ये है हमारा इम्पीडेंस जो z है, एंड ये है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो हमें अगर इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस का जो अगर ग्राफ निकाले तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो जो बेसिक था इम्पीडेंस कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस में जो बेसिक फॉर्म था वो हमें अब आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो पहला जो नोटेबल चीज़ है, नोट्स लिख लीजिए, नोट्स। तो पहला जो नोट्स है आपका, दूसरे का कलर में लिख लेते हैं इसको, कि when capacitor is fully charged, ठीक है, then it behave as open सर्किट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अगर हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए तो वो एक ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये है चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाए फुल्ली तब हम कह सकते हैं कि ये एक ओपन सर्किट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्जिंग है इसका इक्वेशन या फिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस फॉर्म में, x ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल टू x एट इन्फानाइट टाइम प्लस x एट 0 माइनस x एट इन्फानाइट होल इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ओके। ये जो x है अगर हम इसको वोल्टेज के टर्म में लिखे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा वोल्टेज एट t टाइम इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट इन्फानाइट टाइम प्लस वोल्टेज ऑफ c एट 0 माइनस वोल्टेज ऑफ c एट इन्फानाइट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ठीक है।
जहाँ पर हमारा ये टाउ क्या है, ये है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये टाइम कांस्टेंट हम कहाँ से ला सकते हैं, ये टाउ का वैल्यू है हमारा 1/RC। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, जिससे आप इसमें इसको नोटबुक में थोड़ा सा मार्क करके लिख लेंगे। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा मार्क करके नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने जो सर ये तो इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो तब बता दूं कि देखिए ये जो v ऑफ t है, ये v ऑफ t का मतलब है आपका जो टाइम है रिस्पेक्टेड टाइम पे कैपेसिटर का वोल्टेज, रिस्पेक्टेड टाइम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और VC ऑफ इन्फानाइट, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ अगर इन्फानाइट टाइम आप इस सर्किट जो है आपका अगर उसके साथ बैटरी लगा के रखें तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, इन्फानाइट टाइम के लिए वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो सर VC0 क्या हुआ, VC0 हुआ जब आपका सर्किट ओपन है, मतलब आप स्विच ऑफ करके रखा है, हमारा जो कैपेसिटर है वो जो बिल्कुल ही चार्ज नहीं था या फिर वो कुछ चार्ज था उसमें जो हमें पता नहीं है, तो उस टाइम में हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज, ठीक है, एट टाइम 0, उसको हम VC0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर VC इन्फानाइट, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि इन्फानाइट टाइम अगर बैटरी को कनेक्ट रखे तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC इन्फानाइट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है e⁻t टाउ, और टाउ हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट, जिसको हम निकाल सकते हैं 1/RC से। ठीक है, तो सर ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला, ये हमने ध्यान में भी रख दिया, लेकिन इससे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है एक सर्किट से, तो पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर वायर, इसमें कुछ एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक ओपन स्विच है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। तो चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है जो है हमारा 8 वोल्ट का। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा स्विच, लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर है एक रेजिस्टर जो है हमारा 4 ओम का, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो है आपका 2 फैराड का। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड चार्जिंग इक्वेशन, आपको चार्जिंग इक्वेशन ऑफ द सर्किट ये आपको पता करना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए हमें इसको निकालने के लिए एट t=0 एंड एट t=इन्फानाइट आपको निकालना होगा। ठीक है, तो एट t=0, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, t0 क्यों लिखा, वेट अ सेकेंड। तो एट t=0 मतलब हम अभी तक सर्किट को चालू नहीं किया, तो चालू नहीं करने से ये क्या हो गया आपका, ये ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये क्या है, यहाँ पर I=0 है, यहाँ पर भी I=0 है, क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है, इसीलिए क्या होगा, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, मान लीजिए ये आपका VC है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका VC क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि हम अभी तक सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है टाइम 0 पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के लिए वेट अ सेकेंड, इसको अब मान लीजिए सेकेंड कंडीशन में हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, ये जो स्विच था इसको हम कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट। ठीक, तो अब देखिए अगर हम स्विच को कनेक्ट कर दें
तो ये क्या होगा, पहले तो ये फुल्ली चार्ज होगा, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये पहले फुल्ली चार्ज होगा। अब अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाए कुछ टाइम के बाद, तब ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, तब ये हो जाएगा एक ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेट अ सेकेंड, तो ये रिएक्ट करेगा एक ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट। और यह अगर ये सर्किट हमारा ओपन हो जाए तो क्या होगा, तब भी हमारा I = 0 देगा, यहाँ पर भी I = 0 देगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एट t = इन्फानाइट, t = इन्फानाइट में क्या हो गया, हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया। तो चलिए अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, KVL यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये रजिस्टर है ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, और ये है आपका VC जिसमें ये है प्लस और ये है आपका माइनस। ठीक, अब देखिए अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो पहले बैटरी आ रहा है तो -8, फिर रजिस्टर आ रहा है +4 × I करना होगा, मतलब करंट I × R करना होगा, और I कितना है आपका 0 है, तो 4 × 0, फिर प्लस VC मतलब कैपेसिटर का करंट = 0। ये कहाँ से आपको मिला, KVL यूज करके। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल रहा है, VC = 8 वोल्ट। ठीक है, तो एट टाइम इन्फानाइट आपको मिल गया VC 8 वोल्ट, और एट टाइम 0 आपको VC मिल गया 0। ठीक है, तो लिख ले VC एट टाइम 0 आपको मिला 0, VC एट टाइम इन्फानाइट आपको क्या मिला 8 वोल्ट। तो चलिए अब इक्वेशन, हमारा चार्जिंग इक्वेशन क्या था, वोल्टेज ऑफ एट t = वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट इन्फानाइट प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट टाइम 0 माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट टाइम इन्फानाइट इंटू e⁻t/τ। ठीक है, तो ये फॉर्म था। अब क्या करेंगे, चलिए V ऑफ t आपको लिख दें इक्वल टू, इन्फानाइट टाइम में क्या था 8 था, तो 8 प्लस, अब 0 टाइम में 0 -8। ठीक है, e⁻−t। अब टाउ क्या है, टाउ तो हमें देगा 1/RC से। अब R आपका क्या है, R आपका 4 ओम था, तो 1/4 × 2 1/8 आ गया आपका, तो t/1/8। तो यहाँ से आपको क्या मिला 8 प्लस -8 e⁻−8t। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो चार्जिंग इक्वेशन, 8 प्लस -8 e⁻−8t। ठीक है, ये है आपका चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। एंड शायद आप इस क्वेश्चन से समझ में आ गया आपको कि अगर आपको चार्जिंग इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया है तो आप कैसे उसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब चार्जिंग इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो इसीलिए हम इस पोर्शन से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सर्किट, या फिर सॉरी कनेक्शन। ओके, कनेक्शन। अब कनेक्शन क्या है, कनेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने रजिस्टर में पढ़े थे, एक होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा हमारा क्या होता था, पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए दोनों टाइप का कनेक्शन कैसे हो सकता है और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। अब सीरीज कनेक्शन कैसा होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट एक कैपेसिटर और उसके एंडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ और एक कैपेसिटेंस, फिर उसके एंडिंग से और एक कैपेसिटेंस एंड उसके एंडिंग से और एक कैपेसिटर। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया टोटल एंडिंग पॉइंट, इसका C1, इसका C2, इसका C3 एंड इसका C4। ठीक है, अब ये किस में कनेक्टेड है, ये है आपका सीरीज में कनेक्ट है। अब इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकाल पाएंगे, देखिए ये होगा रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो अगर रजिस्टर में क्या हो रहा था, अगर ये R1, ये R2, ये R3 हो रहा था,
कि ये R1, ये R2 एंड ये R3। तो अब आप क्या कर रहे थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा। इसमें आपका 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते फॉर 2 कैपेसिटर। अगर आपके पास दोनों कैपेसिटर दिया गया है तो क्या होगा, C ऑफ ए बी आपको मिल जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इस फॉर्म से। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसे सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैरेलल कैपेसिटेंस। तो इसमें कैसे कनेक्ट होता है, ये मान लीजिए ये हो गया आपका एक कैपेसिटर, ये हो गया आपका दूसरा कैपेसिटर एंड ये हो गया आपका तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ड्राइंग में मत जाए, ड्राइंग बहुत ही गंदा है। तो ए बी और ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंट कैसे कैपेसिटेंस निकाल पाते हैं, तो इसमें सिंपल आपका प्लस होगा कि C ऑफ ए बी आपको देगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों कनेक्शन में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं जो आप हमको करके ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, ग्रुप में आप पोस्ट कर देना, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपने सही किया है या गलत। ठीक है, आप डेली बेसिस में होमवर्क करना। पिछले मैथमेटिकल क्लास में भी हमने बहुत सारे होमवर्क आपको दिए थे, लेकिन कोई भी आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कोई बच्चा अभी तक उसको करके, शायद 2, 1, 3 बच्चे दिए थे मुझे, कुछ था, एक था, तो उन्होंने क्वेश्चन करके टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, लेकिन बाकी कोई स्टूडेंट हमें अभी तक उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करके नहीं दिया। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, आपका ही ज़रूरत है, मेरा तो वो हो चुका है, तो आप करके टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे तो इससे आपका ही प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका IIT जैम का पेपर इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट ए बी दिया गया है और कहा गया कि ये 2 फैरेड का है, ये 1 फैरेड का है, ये 2 फैरेड, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 एंड ये 1 एंड ये इन्फाइनाइट टाइम लॉन्ग है। ठीक है, तो फाइंड सी ए बी। ठीक है, तो आपको CAB फाइंड करना होगा और इसका क्वेश्चन आप करके ग्रुप में जरूर डाल देना। ठीक है, तो इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो भी मैं चेक कर पाऊंगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं एक नया टॉपिक से। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर, पावर एंड एनर्जी। अब पावर का फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, हमारा जो P होता है वो इक्वल टू VI होता है। तो कैपेसिटेंस में भी पावर ऑफ कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू आपको क्या देगा, VC एट टाइम t इंटू करेंट ऑफ कैपेसिटर एट टाइम t। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक फॉर्म, ये तो आप सभी को पता है कि इस फॉर्म से ही हम पावर निकालते थे। अब नया क्या है, नया जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि हमने तो आपको बता दिया कि एक कैपेसिटर एक बैटरी के तरह ही वो वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है वो आप पता कर लेते हैं। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी आप लिखेंगे EC एट टाइम, मतलब एट टाइम t कैपेसिटर का एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पावर ऑफ कैपेसिटर एट टाइम t इंटीग्रेट dt। ठीक है, अब PC आपको क्या पता है, ये क्या दे रहा है, VC एट टाइम t इंटू IC एट टाइम t dt। ठीक है,
अब इसको हम और के इस फॉर्म में लिख सकते हैं VCT। ICT आपको पता क्या है, जो हमारा बेसिक ओहम्स लॉ फॉर कैपेसिटेंस था उससे हम लिख सकते हैं C इंटू DVC बाई DT इंटू DT। अब DT DT आपस में कट जाएगा तो हमें आखिर में क्या मिला, VCT C इंटू DVC। अब C तो हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और VC का इंटीग्रेशन होगा, VC एट टाइम T DVC। तो इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा, C/2 VC का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल एनर्जी बाय स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर आपको क्या मिला, एट टाइम T एनर्जी इक्वल टू हाफ C VC स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा मार्क करके लिख लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एनर्जी निकालना होगा एक कैपेसिटर का, तो इस फॉर्मूले से आप एक कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक गौर करने वाली चीज है कि एट स्टेडी स्टेट हमें कैपेसिटर का मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो कब हमें कैपेसिटर का मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा, जब हमारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो आगे आपको, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन साइन, और क्वेश्चन दिया गया है एक सर्किट से, ठीक है। ये रहा आपका सर्किट, और वेट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा हमें इरेज करना होगा। क्या क्या इरेज करना होगा, ये पहले ये एक्सिस हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं और कुछ इरेज करना होगा हमें। तो यहाँ पर और एक इरेज होगा, एक यहाँ पर, और यहाँ पर दो लाइन आ जाएगा, जो है हमेशा के लिए टेढ़ा, ठीक है। तो ये रहा आपका रेजिस्टर जो है आपका 8 ओहम का, ये है आपका कैपेसिटर जो है आपका 8 फैराड का, एंड ये है आपका वोल्टेज इनपुट या फिर सोर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है फाइंड वोल्टेज आउटपुट ऑफ द सोर्स अबाउट 8 फैराड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये वही वोल्टेज डिवीजन रूल जो था हमने रजिस्टर में अभी पढ़े थे, वो उस टाइप का ही है। सिर्फ इसमें क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, रजिस्टर का वोल्टेज निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम जो हमारा वोल्टेज का फॉर्म था उसमें क्या करते थे, वोल्टेज ऑफ समथिंग एक्स रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स इंटू रेजिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये हमारा बेसिक फॉर्म था, ठीक है। तो अब कैपेसिटर में भी हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट जो हमें पूछा गया है एस डोमेन इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज सोर्स क्या है, ये वोल्टेज इनपुट, तो वी आई एट एस डोमेन इंटू आर एक्स क्या था, जिस एलिमेंट के लिए हमें वोल्टेज निकालना था वो ही, तो यहाँ पर हमें किसके लिए निकालना है, 8 फैराड के लिए। लेकिन ये क्या था, ये तो रेजिस्टेंस था, लेकिन ये क्या है, कैपेसिटर है। तो सर आप क्या करें, हमें तो रेजिस्टर के लिए निकालना आता है, कैपेसिटर के लिए तो नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, एक सी, जो होता है 1/CS या फिर 1/JC ओमेगा, ये होता है। तो इस चीज को ही हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, तो V इनपुट इन एज डोमेन इंटू एक सी डिवाइडेड बाई अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, एक 8 ओम तो इम्पीडेंस है हमारा, और 8 फैरेड का इम्पीडेंस, तो एक साथ लिख ले R प्लस एक सी। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वोल्टेज इनपुट एट एज डोमेन ये तो हमें पता ही है। अब एक सी क्या है, 1/CS, और 8 तो था, अब एक सी को भी लिख लेते हैं 1/CS
CS, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज इनपुट या फिर सोर्स, तो नीचे छोड़िए 1/CS ही लिख ले, तो यहाँ पर क्या आ रहा है RCS प्लस 1 डिवाइडेड बाई CS। तो ये CS और ये CS आपस में कट जाएगा, तो आपको एंड में क्या मिलेगा, वोल्टेज इनपुट एट सोर्स डिवाइडेड बाई RCS प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो हो गया कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, वो है आपका V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट इन एज डोमेन डिवाइडेड बाई R इंटू C इंटू एस प्लस 1। ये हो गया ये एक फॉर्म, इसको बॉक्स में लिख लेते हैं। आप ये बॉक्स कर ले, हर एक अगर आपको फॉर्मूला लिखा गया है जब तब आप उसको एक बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरे कलर में यूज करेंगे। नोट बनाते हुए अब हमेशा 2 पेन यूज करेंगे, ब्लू ब्लैक या फिर रेड ब्लैक, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये हो गया स्टेडी स्टेट इन एट मैक्सिमम एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलता है स्टेडी स्टेट। अगर आप सभी नोट को एक ही कलर में लिख दे तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप इसको दूसरे कलर में लिखे तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा कि ये चीज़ हमें पढ़ना है या फिर ये फॉर्मूला हमें देखना है। तो इसीलिए 2 कलर आप हमेशा नोट बनाते हुए इस्तेमाल करना, ठीक है। 2 या फिर 3 जितना आप कलर यूज करेंगे उतना आपका नोट देखने में भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, V आउटपुट इन एज डोमेन डिवाइड बाई V इनपुट एट एज डोमेन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई RCS प्लस 1, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज का रेशियो आपको इस फॉर्म से मिल जा रहा है, देखिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन ये दोनों हमें अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8 ओम था और 8 फैराड था, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो V इनपुट इन एज डोमेन इक्वल टू R क्या है 8 और C क्या है 8, तो 64S प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो कितना इजी है ये कैपेसिटर से जुड़े हुए क्वेश्चन करना। तो आपका बेसिक फॉर्मूला भी हो गया और एक क्वेश्चन से भी आप देख लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नए टॉपिक से जाने से पहले हम कुछ बेसिक जो हमारा थ्योरी है उसको थोड़ा सा बिल्ड कर लें, जो आपका जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन आता है IIT जैम में, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ बेसिक चीज़ें कर लें। एक है, हम ओपन सर्किट के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट कैसा होता है कि इसमें मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर ये एक ओपन पोर्शन, ये कहाँ से जॉइंट है, ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से जॉइंट है, एंड दूसरा साइड ये नेगेटिव, ये जाके यहाँ पर ओपन है। तो देखिए ये जो पोजीशन है ये R रेजिस्टेंस है, ये V वोल्ट का आपका बैटरी हो गया, एंड ये क्या है, ये ओपन है, ठीक है। तो इससे आपका सर्किट क्या है, ये क्लोज सर्किट नहीं है, ये ओपन है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक ओपन सर्किट का डायग्राम जो आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, I तो हमारा I हमें पता है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। लेकिन रेस्पेक्ट टू द ओपन सर्किट यहाँ पर अगर आप भी मापना जाए, आप जानना चाहे कि ये इसमें V क्या है, तो आपको V कुछ वैल्यू मिलेगा जो है हमारा अननोन, ठीक है। तो इसीलिए वी कैन यूज KVL फॉर अ ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सर्किट ओपन हो या क्लोज हो हम बोथ में KVL यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका VD है एंड ये आपका V है, तो ये माइनस साइड हो गया, ये प्लस साइड हो गया, ये आपका R हो गया, और ये VD जिसमें ये साइड प्लस एंड ये साइड माइनस। तो अगर आप इसमें KVL यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आएगा -V, फिर आएगा I इंटू R प्लस VD इक्वल टू 0, और I आपका क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा -V प्लस VD इक्वल टू आपका 0, मतलब VD आपका आ गया वोल्टेज
V, ठीक है। तो आपका वोल्टेज भी आप नोन है, वो बैटरी का वोल्टेज ही आपके शो करेगा। अब इसमें ओपन सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस दिया गया है R, लेकिन टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फॉर ओपन सर्किट टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है। तो ओपन सर्किट के लिए क्या होता है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है R इक्वल टू 0, अब हमें पता चल गया कि R इक्वल टू इन्फानाइट है, लेकिन क्या इन्फानाइट रेजिस्टेंस हो सकता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। कहाँ से हम चेक करेंगे, हमें तो एक ही चीज़ पता है, एक है KVL और एक है ओहम्स लॉ। तो KVL हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, तो बाकी रह गया ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इक्वल टू IR, ये हमें देता है। अब देखिए I हमें क्या मिलता है, I इक्वल टू V बाई R। अब हम क्या कर रहे हैं, R हम बता रहा है कि इन्फानाइट है, तो पुट कर दे V डिवाइडेड इन्फानाइट। तो आपको पता है अगर हम किसी भी इंटीजर या किसी भी वैल्यू को इन्फानाइट से डिवाइड करें तब हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अगर V से इन्फानाइट को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है। तो देखिए R इक्वल टू 0 मिल रहा है किस पे, एट R इक्वल टू इन्फानाइट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ओपन सर्किट में अगर करंट 0 आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है इन्फानाइट टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो गया। अब ओपन सर्किट के लिए हमने ये चीज़ देख ली, अब नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। तो हम कई बार कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, तो आखिर में ये शॉर्ट सर्किट चीज़ है क्या, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के मतलब हुआ, अगर ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और ये आपका ओपन सर्किट था, पहला जो हमने ड्रॉ किया था, ये V वोल्ट का बैटरी था, ये R रेजिस्टेंस था। अगर हम इन दोनों पॉइंट में एक वायर कनेक्ट कर दे, डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दे, तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब हमारा सर्किट एक क्लोज लूप हो गया एंड ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वेट अ सेकेंड, तो इसमें देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक सर्किट तैयार हो गया जिसमें R रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमने वायर इसको कनेक्ट कर दिया। इसको और एक कलर से लिख लेते हैं तो आपको समझ में आसानी हो जाएगा, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अगर करंट पास हो तो यहाँ से होगा, फिर ये रेजिस्टेंस से जाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर बैटरी पर आ जाएगा। तो देखिए इसमें करंट को कहाँ से जाना होगा, R से जाना हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये A पॉइंट से B पॉइंट में डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा, करंट क्या R से जाना चाहेगा, नहीं, इसमें आपका हो जाएगा I इक्वल टू 0 और सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, ये डायरेक्ट लाइन से A टू B, ठीक है। तब हमारा लूप इसमें ही करंट फ्लो करेगा। ये जो दूसरा हमारा लूप है, दूसरा जो हमारा सर्किट है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इजी पाथ में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने A टू B कनेक्ट किया है इसको ही हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो सर आपने यहाँ पर कहा कि ये शॉर्ट सर्किट है, अब आप कह रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट है, तो कौन सा वाला शॉर्ट सर्किट है। तो देखिए एक्चुअली शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि हम दोनों लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा स्विच था उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, तो उसको भी हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये एंड बी पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम ये जो स्विच में शॉर्ट सर्किट कर रहे थे इसमें हमारा R रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन अगर हम A टू B कनेक्ट करते हैं तो तब हमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए हमारा R इक्वल टू
0 हो रहा है, तो दोनों ही शॉर्ट सर्किट है लेकिन दोनों का सर्किट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए A B से कनेक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है R इक्वल टू 0, ठीक है। तो R इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, R इक्वल टू 0 होने से आपका वोल्टेज हो जाएगा 0 एंड करंट हो जाएगा अननोन, ठीक है। तो अगर ओपन सर्किट हो रहा था तब क्या हो रहा था, तब हमारा I इक्वल टू 0, V अननोन आ रहा था, ठीक है। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तब उसका उल्टा, V हमें 0 देगा लेकिन करंट हमें अननोन वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ तो हमें वो कहता है V इक्वल टू आई आर है बेटा। तो अब आई आर, अब R तो है हमारा 0, I इंटू 0, तो V हमें क्या देगा, V भी हमें 0 देगा। तो देखिए R 0 होने से हमारा V 0 होगा, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि R इक्वल टू 0, दैट्स मीन V इक्वल टू 0 लेकिन I इक्वल टू अननोन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें R इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0 होता है लेकिन I आपका होता है अननोन, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब देखिए अगर हम और एक चीज़ नोटिस करें कि मान लीजिए हमारा V 0 नहीं है लेकिन R आपका 0 है, तो तब क्या होगा, तो V इक्वल टू आई आर है आपका, ठीक है। अब I हमें पता है I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। अब R अगर 0 हो जाए मतलब V बाई 0 हो जाए तो हमें वो क्या देगा, इन्फानाइट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा करंट जो है वो क्या हो रहा है, वो इन्फानाइट हो जा रहा है एट रेजिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो करंट क्या होगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं सुपर कंडक्टिव मेटेरियल्स, ठीक है। इसीलिए ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो कर जाएगा, तो इसीलिए हम सुपर कंडक्ट मेटेरियल को ढूंढते हैं जिससे हमारा बिजली बच जाए, ठीक है। तो ये जो था ये कैपेसिटर के लिए ज़्यादा हो गया। हमने बहुत कुछ जान लिया कैपेसिटर में, बेसिक एंड बेसिक फार्मूला अभी तक सीख चुके हैं। तो अब रजिस्टर भी हो गया, कैपेसिटर भी हो गया, ओहम्स लॉ केवीएल भी हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन वो है इंडक्टर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आज का लास्ट टॉपिक, जो है हमारा इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर बेसिकली क्या क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर जो हमने ड्राइंग दिया है आपको, देखिए कैसे एक मेटल के ऊपर वायर को रपट कर एक इंडक्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही है एक इंडक्टर, ये हो गया एक इंडक्टर, ये हो गया, ये हो गया है। अब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल देख सकते हैं जब हम डीसी से एसी करते हैं या फिर कोई जो हमारा वोल्टेज कंडक्टर या डिवाइडर होता है, या आप 2 एम्पियर से 3 एम्पियर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें आपको इंडक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिंबल रजिस्टर जैसा ही है, कुछ ऐसा इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इंडक्टर है क्या, इंडक्टर जानने से पहले जान लेते हैं इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस, ओके। तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, ये तो बेसिक है, इंडक्टर which opposes the rate of change of current, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ थोड़ा सा हमें जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने कुछ देर पहले पढ़े थे कैपेसिटर में, जहाँ पर उसके प्रॉपर्टी में क्या लिखा था कि इट्स ऑपोजिट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। वो किसके लिए था, वो था कैपेसिटर के लिए। लेकिन अब इंडक्टेंस में हमने क्या पढ़ लिया कि इसमें
ऑपोज करता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये करंट का रेट ऑफ चेंज को ऑपोज करता है, बिल्कुल एक कैपेसिटर की तरह है। ठीक है, कैपेसिटर जैसा काम कर रहा था, हम आपको जो बताए थे वाटर टैंक से एग्जांपल बताया था, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टेंस भी काम करता है टू ऑपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, आई यहाँ पर करंट है, तो प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू एल आई, यहाँ पर ये एल ही है हमारा इंडक्टेंस, तो एल इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, फाई डिवाइडेड बाय आई, जो है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, तो यूनिट क्या क्या है, यूनिट है आपका हेनरी। ठीक है, तो इसको यही से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टर का यूनिट है हेनरी, और जो हमारा फाई है इसका यूनिट क्या है, फाई का यूनिट है आपका वेबर। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो। अब आगे बढ़ते हैं। तो V ऑफ इंडक्शन एट टाइम t, मतलब वोल्टेज ऑफ इंडक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम डी फाई डी टी कर दें, तो डी फाई डी टी क्या होता है असल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो वी एल टी इक्वल टू डी फाई डी टी हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब डी फाई हमें क्या पता है, तो डी फाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, वी एल एट टाइम टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाई है हमारा एल आई और एल हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये इंडक्टेंस है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको जो बेसिक फॉर्म चाहिए था इंडक्टेंस के लिए वो आपको मिल गया, जो है वी एल टी इक्वल टू एल डी आई डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम ओहम्स लॉ फॉर इंडक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ओहम्स लॉ फॉर इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर के लिए हमारा ओहम्स लॉ क्या होगा, इसमें आपका ओहम लॉ का फॉर्म कुछ इस तरीके का आएगा, आई ऑफ इंडक्टर एट टाइम t इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन पी एल टी डी टी। ठीक है, ये होता है आपका ओहम्स लॉ फॉर इंडक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे कि यहाँ से हमें और क्या क्या फॉर्म मिलता है, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, डोमेन में, इस डोमेन में इसका ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो लिख लें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम हर चीज़ में क्या क्या कह रहे थे, रजिस्टर में भी उसका बेसिक फॉर्म निकाल ले, फिर उसका ओहम्स लॉ फॉर रजिस्टर कर रहे थे, कैपेसिटर के लिए भी ओहम्स लॉ निकाल लेते, फिर हमने क्या किया था, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे ही हम इंडक्टर में भी कर लेंगे, हमें बेसिक फॉर्म मिल गया, ओहम्स लॉ भी मिल गया, अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्म था इससे ही करेंगे। तो वी एल टी हमें क्या देता है, एल डी आई बाई डी टी एट टाइम टी। ठीक है, तो इसको हम अगर एस डोमेन में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो वी एल एट एस डोमेन इक्वल टू एल, ये क्या देगा, एस एंड आई इन एस डोमेन, यही फंक्शन था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो ये फॉर्म आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकेंड फॉर्म था ये ओहम्स लॉ वाला, इसको अब हम लाप्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये ओहम लॉ का फॉर्म क्या था, आई एल एट टाइम टी इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन डी एल एट टाइम टी डी टी। तो इसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन में लिखे तो हमें क्या मिलेगा, आई इंडक्शन एट एस डोमेन इक्वल टू 1 बाई एल एस इंटू टी एल एस। तो ये हो गया हमारा
दोनों इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब VL हमारा क्या है, वेट अ सेकेंड, VL हमें क्या देगा, VL हमें देगा एक्स एल इंटू, सॉरी इंटू डॉट साइन दे देते हैं क्योंकि आपको कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सएल डॉट आई एल। ठीक है, तो ये फॉर्म सर आपने कहाँ से पाया, ये फॉर्म आपका जो बेसिक फॉर्म होता है V इक्वल टू आई आर, उस फॉर्म से हमने लिख दिया कि वोल्टेज ऑफ इंडक्शन इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ इंडक्शन इंटू करंट ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा R क्या आ रहा है, R आ रहा है इम्पीडेंस ऑफ इंडक्शन जो है एक्सएल। अब एक्सएल क्या होता है असल में, एलएस होता है। ठीक है, एलएस मतलब एल आपका है इंडक्टेंस एंड एस तो आपका डोमेन है। ठीक है, जो है हमारा जे ओमेगा। ठीक है, तो आखिर में आपका टोटल इम्पीडेंस क्या आया इंडक्टर के लिए, जो है जे ओमेगा एल। ठीक है, जो क्या होता है 90 डिग्री एबोव या फिर लीड करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने जब कैपेसिटर कर रहे थे वहां पर क्या था, कैसा फॉर्म आ रहा था, जे सी ओमेगा, ये फॉर्म आ रहा था आपका एक सी का, जो क्या था 90 डिग्री वो लैग कर रहा था। लेकिन हमारे इंडक्टेंस के लिए क्या होगा, हमारा 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेल आया, ये क्या है, रेजिस्टर ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमारा कैपेसिटर के अंदर होता है उसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्म। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ओहम्स फॉर्म हो गया एंड बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, अब हम करेंगे कनेक्शन। ठीक है, क्या है इंडक्टर कनेक्शन। तो कनेक्शन किस किस टाइप का होता है, जो हमारा बेसिक होता है एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, और दूसरा आपका क्या होता है पैरेलल कनेक्शन। ये दोनों ही कनेक्शन होता है हमारा हमेशा, तो पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, तो सीरीज कनेक्शन कैसा होगा, ये हो गया आपका पहला इंडक्टर, फिर ये हो गया आपका दूसरा इंडक्टर एंड ये हो गया आपका तीसरा इंडक्टर। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए एंड इसका एंडिंग पॉइंट है बी। ठीक है, अब मान लीजिए पहला जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस है L1, फिर L2, फिर है L3। तो अब टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। मतलब रेजिस्टर में हम जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे वैसे ही हम इंडक्टर के लिए भी निकालेंगे इंडक्टेंस। ठीक है, अब अगर हमारा कनेक्शन क्या हुआ, अगर पैरेलल में हो जाए तो तब क्या होगा, मान लीजिए ये हो गया आपका इंडक्टर का कनेक्शन। ठीक है, इसका ये बी पॉइंट एंडिंग पॉइंट एंड ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अगर दो इंडक्टेंस आया फॉर टू इंडक्टर तब क्या हो जाएगा, तब आपका L इक्विवेलेंट आ जाएगा इक्वल टू L1 टू L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज का लास्ट जो पोर्शन है, हम एंड क्लास का एंड तक आ गया, अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हमने हर चीज़ के लिए देख लिया, रेजिस्टेंस के लिए भी देख लिए थे, कैपेसिटर के लिए भी देख लिए थे, अब इंडक्टर के लिए भी देख लेते हैं। तो क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल। अब
रेजिस्टेंस के लिए हमारा बेसिक फॉर्म क्या था, उसमें क्या कर रहे थे, V ऑफ x इक्वल टू V इनपुट इंटू आर एक्स डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ये था हमारा क्या बेसिक फॉर्म था रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए अब इंडक्टेंस के लिए देख लेते हैं। तो इंडक्टेंस में मान लीजिए ये हो गया हमारा सर्किट, यहाँ पर हमारा पावर इनपुट हो रहा है, फिर क्या है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक इंडक्टर लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पास एक कैपेसिटर है, फिर ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये है ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, इसके अंदर V इनपुट पावर दिया रहा है एंड आपको निकालना क्या होगा, VL निकालना होगा। इंडक्टेंस के लिए आपको वोल्टेज निकालना होगा। ये हो गया आपका R रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका C कैपेसिटर एंड ये हो गया आपका इंडक्टर L, ठीक है। तो अब हम इसका वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं VL, ठीक है, इक्वल टू इसी फॉर्म से लिखेंगे। तो V इनपुट, अब हमारा इंडक्टेंस के लिए इम्पीडेंस क्या होता है, XL, तो XL डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस यानी कि Z, इम्पीडेंस का हम Z से डिनोट करते थे, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लें, तो VL एट S डोमेन इक्वल टू क्या होगा, V इनपुट, अब XL क्या होता है, XL होता है हमारा LS, अब Z क्या होगा, Z मतलब टोटल इम्पीडेंस, तो टोटल इम्पीडेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए R, कैपेसिटर के लिए क्या होगा 1/CS और इंडक्टर के लिए क्या होगा SL। तो ये आ गया हमारा बेसिक जो वोल्टेज डिवीजन रूल में इंडक्टर का वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके एक इजी वे में लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, VL एट S डोमेन इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका V इनपुट इंटू L स्क्वायर C डिवाइड बाई RCS प्लस LC स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये क्या है, ये इंडक्टर के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। आप ये ध्यान भी रख सकते हैं, या फिर ये जो हमारा बेसिक फॉर्म है ये वाला, यहाँ से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो एक मिल गया, आपका इंडक्टर का वोल्टेज मिल गया, और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनपुट वोल्टेज एंड इंडक्टर का वोल्टेज का रेशियो। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L स्क्वायर C डिवाइड बाई RCS प्लस LC स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला आता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल से, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए आज का जो पोर्शन है उसमें इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंडक्टर में और कुछ कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो कार्सब लॉ के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों क्लास में हमारा जो सिलेबस था उसमें जो बेसिक रूल्स या फिर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस जो था वो यहीं तक था। इतना ही अगर कर ले तो आपका बेसिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम मिलते हैं एक नया चैप्टर से जो है कार्सब लॉ। तो आज का क्लास यहीं तक। हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहे हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।